आज हमारे एनसीईआरटी रीडिंग की लास्ट क्लास है और चैप्टर है अल्कोहल फिनॉल ईथर। You have learned that substitution of one or more hydrogen from hydrocarbon by another atom of the group result in the formation of a new compound. Alcohol phenols are formed when hydrogen of hydrocarbon. अगर आप किसी हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन हटा के OH लगा दोगे तो अल्कोहल बन जाएगा, और बेंजीन का हाइड्रोजन हटा के OH लगा दोगे तो फिनॉल बन जाएगा। तो you have noticed the ordinary spirit जो यूज करते हो आप, which is methanol, is used for polishing wooden furniture, is chiefly compound. इथेनॉल मिथेनॉल आपको पता है एज ए वुड स्पिरिट यूज होते हैं। द शुगर वी ईट, द कॉटन यूज फैब्रिक पेपर वी यूज राइटिंग, ऑल अदर आर मेड अप ऑफ एल्कोहलिक ग्रुप। जस्ट थिंक लाइफ विदाउट इट। ठीक है ठीक है ठीक है। एंड एल्कोहल कंटेन वन और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड विद द कार्बन एटम। एलिफैटिक सिस्टम, एलिफैटिक सिस्टम में अगर OH लगा हो तो एल्कोहल बनता है, और एरोमेटिक सिस्टम में बेंजीन के साथ अगर OH लगा हो तो फिनॉल बनता है। सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एटम by alkoxy group basically give you the ether. Example are dimethyl ether and starting with the classification compound make their study systematic. Alcohol and phenol may be classified as mono, di, tri or polyhydric compound depending upon whether they contain 1, 2, 3 or many hydroxyl group. एक OH है इथेनॉल में, ग्लाइकॉल है ये, इसमें 2 OH है, ये डाई हाइड्रोक्सी डाईहाइड्रिक एल्कोहल है, और ये ग्लिसरॉल है, ये ट्राईहाइड्रिक है क्योंकि इसके अंदर 3 OH लगे हुए हैं। कंपाउंड कंटेनिंग sp3OH बॉन्ड इन दिस कैटेगरी, sp3 कार्बन के साथ OH लगा होता है, और इसमें 3 प्रकार के अल्कोहल बन सकते हैं, आपको पता ही है। प्राइमरी कार्बन से OH लगा हो तो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी कार्बन से OH लगा हो तो सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी से लगा हो तो टर्शियरी अल्कोहल। तो व्हाट यू कैन सी इज ये एलाइलिक है। आपको पता है एलाइलिक क्या होते हैं, डबल बॉन्ड के साथ वाली कार्बन पे OH लगा हो, ये भी एलाइलिक है, ये भी एलाइलिक है। और एलाइलिक में भी आगे कैटेगरी बनती है, प्राइमरी एलाइलिक, सेकेंडरी एल्काइलिक और टर्शियरी एलाइलिक। तो प्राइमरी एलाइलिक का मतलब यही है कि एलाइल तो होना ही चाहिए, ये तो कोई बात रह ही नहीं गई ना। तो मैं यहाँ बना देता हूँ, दिस इज एलाइल प्राइमरी वाला। अब अगर आपने यहाँ पे एक कार्बन और लगा दी तो ये सेकेंडरी एलाइल बन गया, और अगर आपने यहाँ पे एक कार्बन और लगा दी तो ये टर्शियरी एलाइल बन गया। सो 3 प्रकार के एलाइल अल्कोहल पॉसिबल है। बेंजाइलिक अल्कोहल में बेंजीन के साथ वाली कार्बन से OH लगा होता है, और इसमें भी आपको पता है कैटेगरी बन जाएगी। सो बेंजीन के साथ वाली कार्बन पे OH लगा है तो उसे बेंजाइल कहते हैं, ये प्राइमरी हो गया। सेकेंडरी में बेंजाइल तो होना ही चाहिए, लेकिन वो कार्बन सेकेंडरी हो जाएगी, और ये टर्शियरी बेंजाइल हो गया। तो एलाइलिक और बेंजाइलिक में भी प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी जैसे कि बता दिया गया। इसके अलावा आपको पता है कि अगर sp2 कार्बन के साथ OH लगा हुआ है, इन दैट केस ये फिनॉल क्रिएट हो जाता है या विनाइल क्रिएट हो जाता है। तो विनाइल आपको पता ही है, डबल बॉन्ड वाली कार्बन पे OH लगा हो। So what is vinyl? डबल बॉन्ड वाली कार्बन पे OH लगाओ, दैट्स कॉल्ड एज विनाइल अल्कोहल। फिनॉल के अंदर भी अगर एक OH लगा है मोनोहाइड्रिक हो गया, 2 OH लगे हैं डाईहाइड्रिक हो गया, 3 OH लगे हैं ट्राईहाइड्रिक हो गया। ethers are classified as simple और symmetrical if the दोनों अल्काइल ग्रुप ईथर के अंदर सेम हो तो उसे हम लोग कहते हैं सिमेट्रिकल ईथर, जैसे डाईइथाइल ईथर। और अगर दोनों अल्काइल ग्रुप अलग हो तो इसे हम लोग कहते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर, जैसे इथाइल मिथाइल ईथर और बाकी सारे। यहाँ तक किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ लो। सर बेंजाइलिक वाले पार्ट में जो डबल बॉन्ड के साथ वाली कार्बन पे OH है तो वहां पे उसे एलाइल नहीं बोल सकते ना? बेटे बेंजाइल एलाइल नहीं हो सकता ना, जब तुमने बेंजाइल बोल दिया ना, तो बेंजाइल कभी विनाइल ग्रुप की तरह ट्रीट होगा ना ही कभी वो एलाइल की तरह ट्रीट होगा, क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड है ये रिंग का हिस्सा है, ये आइसोलेटेड का हिस्सा नहीं है। अब क्योंकि ये रिंग की बेंजाइल है तो दिस इज कॉल्ड एज बेंजाइलिक अल्कोहल। एल्कोहल्स नाम जो है इसका
कॉमन नेम है मिथाइल अल्कोहल, आईयूपैक नेम के हिसाब से अल्कोहल इज ड्राइव्ड फ्रॉम द नेम एल्केन, और आपको पता है इसमें सफिक्स ओएल लगाते हैं। सो ऐसे जब हम लोग नाम लिख रहे होते हैं एल्केन का तो ई हट जाता है, और क्योंकि सामने जो अगला अल्फाबेट आ रहा होता है वो ओ आ रहा होता है। एक से ज्यादा अगर अल्कोहल हो तो डाई ट्राई का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, कुछ ऐसी सियानी बातें तो नहीं है जो बताने वाली है। नाम सब हम कर चुके हैं, सो कोई टाइम लगाने का इसमें कोई फायदा नहीं है। साइक्लिक अल्कोहल आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू द साइक्लो लगा देते हैं नाम से पहले, जैसे साइक्लो 6 कार्बन की चेन है, हेक्स साइक्लिक था तो साइक्लो, सिंगल बॉन्ड एन 1 पे ऑल। ऐसे ही यहाँ पे 5 कार्बन की चेन बैटरी है तो 2 पे लगा है मिथाइल साइक्लो पेंटेनॉल। The simplest hydroxy derivative of benzene is phenol. It is common name and accepted IUPAC name as well. तो phenol ही IUPAC name है, phenol ही common name है। इसके अलावा ऑर्थो मेटा पैरा डेरिवेटिव आप इसके बना सकते हो, ये बातें ठीक है। क्रिसॉल आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर बेंजीन पे OH फिनॉल के साथ अगर मिथाइल लगाओ तो उसे क्रिसॉल कहते हैं, अगर एक दूसरे के ऑर्थो पे हो तो ऑर्थो क्रिसॉल, मेटा क्रिसॉल, पैरा क्रिसॉल। ऐसे कैटिचॉल, रिसोर्सिनॉल, फिनॉल, ये सब नाम बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो मुझे हमेशा से ये इंपॉर्टेंट लगते हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में वो यूज हो सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान लगाना। ये जो सारे आइसोमर्स, ये जो 3 आइसोमर्स बने हुए हैं, इन आइसोमर्स को हम लोग पोजीशन आइसोमर्स कहते हैं। तो व्हाट आर पोजीशन आइसोमर्स, जिसमें पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट। आप देख सकते हो 2 पे लगा है OH, फिर 3 पे लगा है, फिर 4 पे लगा है, तो पोजीशन का फर्क आ रहा हो तो इस प्रकार के आइसोमर्स को पोजीशन आइसोमर्स कहते हैं। ईथर्स के नाम भी ठीक है, कॉमन नेम दे रखे हैं, आईपैक नेम दे रखे हैं, सब बातें हो चुकी हैं। इफ बोथ अल्काइल ग्रुप आर सेम देन डाई लगा दिया, ये सब ठीक है। नथिंग मेरे लायक कुछ नहीं है पढ़ाने लायक। सो ऑल दीज आर द थिंग्स, ये सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। यहाँ तक कोई सवाल पूछना है तो पूछ लूं। सर जब हम नेमिंग करते हैं तो लॉन्गेस्ट चेन को प्रेफर करते हैं ना? बेटा ये बहुत ही वीक स्टेटमेंट है, इट ऑल डिपेंड अपॉन फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं है। ये जो लाइन आपने बोली है ये एप्लीकेबल है ओनली फॉर एल्काइल एल्केन चेन, जिसमें सिर्फ एल्काइल ग्रुप लगे हों। लॉन्गेस्ट चेन रूल कोई रूल है ही नहीं एक्चुअली, इसको हम बड़े सुविधा के अनुसार से ब्रेक कर देते हैं। लॉन्गेस्ट चेन रूल शब्द का इस्तेमाल तब तक है जब तक आप सिंपल एल्केन का नोमेनक्लेचर कर रहे हो। जैसे ही आपका फंक्शनल ग्रुप आ गया, अब आपकी पहली प्रायोरिटी है कि फंक्शनल ग्रुप को नंबर कम देना है, उसके लिए चाहे लॉन्गेस्ट चेन रूल तोड़ दो। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हमेशा चेन का हिस्सा होने चाहिए, उसके लिए अगेन आपको रूल तोड़ना है तो तोड़ दो। तो ओके सर। सब्जेक्टिव चीज है। कोई और सवाल? यहां से एक क्वेश्चन बन रहा है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो मिथेनॉल, फिनॉल और ईथर का बॉन्ड एंगल कंपेयर किया जाता है, और आपको पता है कि जो एल्कोहल है उसका बॉन्ड एंगल स्लाइटली कम है। इट इज बिकॉज ऑफ लोन पेयर रिपल्शन। फिनॉल का बॉन्ड एंगल लगभग वही है जो होना चाहिए, 109.5 होना चाहिए, 109 है तो कोई कभी भी, इसलिए कभी फिनॉल पे क्वेश्चन नहीं आते क्योंकि ये नॉर्मल है। ईथर आपको पता है इज ह्यूज एक्सेप्शन, क्योंकि हमें ये ट्रेनिंग दी जाती है कि लोन पेयर तो बॉन्ड पे को धक्का मारते हैं जिससे बॉन्ड एंगल कम हो जाता है, लेकिन दिस इज ह्यूज एक्सेप्शन कि यहाँ पे बॉन्ड एंगल जो है वो 109.5 से भी ज्यादा है, और आपको पता है उसकी वजह है एल्काइल ग्रुप की रिपल्शन जो ओवरकम कर जाती है लोन पे रिपल्शन को। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So bond angle of alcohol is slightly less than tetrahedral angle. It is due to repulsion between the unshared electron pair of oxygen atom. Accession reasoning. देखो phenol में OH group is attached to sp2 carbon and the carbon oxygen bond length is 136, slightly less than the methanol. This is due to the partial double bond character. Very important. एक और accession reason. आपको पता है अल्कोहल में CO बॉन्ड है और फिनॉल में भी CO बॉन्ड है, और ये ट्रेनिंग जे के बच्चों को हमेशा स्ट्रॉन्ग मिली है कि बेंजीन के साथ जब कोई भी ग्रुप लग जाएगा तो बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाती है, बिकॉज sp2 कार्बन छोटे बॉन्ड बनाती है। इसके अलावा रेजोनेंस है, डबल बॉन्ड करेक्टर है, वो सब बातें भी ऐड हो जाती है। सो इन ethers 4 electron pairs and then 2 bond pairs and 2 lone pairs are present.
and they are arranged in a tetrahedral geometry. The bond angle is slightly greater than the tetrahedral angle due to the repulsive interaction between the two bulky alkyl group. ये perfect languages, assertion reasoning एक और superb. और कह रहा है CO बॉन्ड लगभग वही है जो अल्कोहल में है, होनी भी वही चाहिए बिकॉज छोटा होने का या बड़ा होने का कोई लॉजिक नहीं है इसका. यहाँ तक कुछ पूछना है तो पूछ लो. Alcohols are prepared by the following method. पहला आ रहा है एल्कीन में पानी डालोगे तो अल्कोहल बनेगा, और अगर एल्कीन अनसिमेट्रिकल है तो मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा. हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, सो मार्कोनिकॉफ एडिशन लगानी है. मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेप्स पूछ सकता है. तो फर्स्ट स्टेप है प्रोटोनेशन, सेकेंड स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, एंड थर्ड स्टेप है सॉरी सेकेंड स्टेप है न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर, और थर्ड स्टेप है डीप्रोटोनेशन. तो 3 स्टेप में ये रिएक्शन चलता है. मैकेनिज्म तो नहीं आ सकता लेकिन डेफिनेटली स्टेप आपसे पूछ सकता है. एल्कीन से अल्कोहल बनाने का दूसरा मेथड है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन. इसमें यूज करते हैं हम लोग डाइबोरेन, और इसमें जो कंपाउंड बनता है वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से जस्टिफाइड होता है. तो अगर आप चाहते हो कि एल्कीन में, अनसिमेट्रिकल एल्कीन में पानी ऐड हो और वो वाया एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऐड हो, तो जो कंडीशन लगाई जाती है वो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की लगाई जाती है. इसमें जो आप डाइबोरेन यूज कर रहे हो और आप यूज कर, ये हाइड्रोबोरेशन हो गया, और ऑक्सीडेशन जो है वो H2O2 करवाता है. ये स्टेप भी मैंने आपको सिखा रखे हैं, ये इंपॉर्टेंट है. अभी भी किसी ना किसी पार्ट में किसी ना किसी तरीके से ये पूछे जा सकते हैं. फोकस क्या करना होता है कि डाइबोरेन अल्टीमेटली टूट के BH3 बनाता है. अब होता क्या है कि जब आप एक रिएक्शन शुरू करते हो एल्कीन के साथ, जैसे आप प्रोपीन के साथ रिएक्शन शुरू कर रहे हो, तो ये जो हाइड्रोजन है वो वहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन कम है, और ये हाइड्रोजन हट गया ऐसे सोचो, और यहाँ पे लग गया CH2 CH2 CH3. एट द सेम टाइम जब आप एक और एल्कीन डालोगे तो बस फिर से वही होगा, एक He वाला हट गया, यहाँ पे लग गया CH2 CH2 CH3. और फिर आप तीसरा जब प्रोपीन का मॉलिक्यूल डालोगे तो ये वाला H भी हट जाएगा, और 3 यहाँ पे प्रोपाइल हो जाएगा. ठीक है. और जब आप ऑक्सीडेशन करवाते हो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेसिक मीडिया, तभी आप डालते हो उसके अंदर NaOH तो H2O2 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो यहाँ से मॉलिक्यूल कटेगा, यहाँ पे OH लग जाएगा, यहाँ पे OH लग जाएगा, और यहाँ पे OH लग जाएगा. तो व्हाट बेसिकली यू गेट इज 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल. Addition of diborane to the double bond take place in such a manner that boron atom get attached to sp2 carbon carrying greater number of hydrogen. Alcohol so formed looks as if it has been formed by addition of water in the opposite way as Markovnikov. दूसरा रिएक्शन, दूसरा तरीका अल्कोहल बनाने का है रिडक्शन. लिखा हुआ एल्डिहाइड कीटोन्स आर रिड्यूस्ड टू द अल्कोहल बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. The usual catalyst finely divided metal, platinum, palladium, nickel यूज किया जा सकता है. सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम हाइड्राइड भी कुछ ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो यहाँ पे यूज किए जा सकते हैं. कहावत बोलो, एल्डिहाइड और रिडक्शन गिव यू प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन और रिडक्शन गिव यू सेकेंडरी अल्कोहल. इसके बाद है कार्बोक्सिलिक एसिड आर रिड्यूस्ड टू द प्राइमरी अल्कोहल इन एक्सीलेंट यील्ड बाय लिथियम हाइड्राइड. तो कार्बोक्सिलिक एसिड से भी प्राइमरी अल्कोहल बनाया जा सकता है by reduction with lithium aluminum hydride. lithium aluminum hydride is a expensive reagent. ये लिमिटेशन है इसकी, ये बात इंपॉर्टेंट है कि मान लो एक सेशन रीजनिंग आता है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का इस्तेमाल कम किया जाता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट. वाई? तो उसका जवाब ये है क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज वेरी कॉस्टली. तो जहां इसको हम अवॉइड कर सकते हैं हम अवॉइड कर देते हैं.
तो लिखा हुआ है कमर्शियली एसिड्स आर रिड्यूस्ड टू अल्कोहल बाय कन्वर्टिंग देम इनटू एस्टर एंड फॉलोइंग रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है जी। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में डालते हैं अल्कोहल, इससे बनता है एस्टर, और एस्टर में डालते हैं हाइड्रोजन और एक कैटलिस्ट, तो वी गेट मिक्सचर ऑफ अल्कोहल। वो यहाँ पे कभी ये कहना चाहता है कि हमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करने में इतनी तकलीफ है कि अगर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो हम ये डालना पसंद ही नहीं करते, क्योंकि ये इतना कॉस्टली पड़ता है कि वी नेवर यूज इट एक्चुअली। और आप देखो हम लोग धड़ल्ले से इसे केमिकल रिएक्शन में डालते जाते हैं। और यहाँ पे वो आपसे क्या कह रहा है कि अगर आपको एसिड से अल्कोहल बनाना है तो हम पहले एसिड से एस्टर बनाते हैं, देखो, और फिर एस्टर को रिड्यूस कर लेते हैं बाय यूजिंग एनी एरा गैरा नथु गैरा कैटलिस्ट, क्योंकि एनीबॉडी कैन डू इट नाउ, प्लेटिनम, पैलेडियम, हाइड्रोजन, निकल, कुछ भी यूज कर दो। तो बड़े ज्ञान की बात जो मैंने नहीं कराई हुई वो यहाँ लिखी हुई है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ तक कुछ पूछना तो पूछ लो। सर मतलब हम अल्कोहल की प्रिपरेशन में अल्कोहल यूज कर रहे हैं स्टेप में। इधर भी राउंड तुम बोल सकते हो यार ये बात, पर आप बात समझो, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को डाउन करने के, कमर्शियल है ना, देखो कमर्शियली ये वर्ड बहुत बड़ा भारी शब्द होता है एक्चुअली। कमर्शियल का मतलब होता है इकोनॉमी। इंडस्ट्री ने कोई लंगर तो खोला नहीं हुआ, इंडस्ट्री एक ही चीज समझती है, वो है इकोनॉमी। तो ऐसे मेथड यूज किए जाते हैं जो सस्ते हैं, और वो आपको एनसीईआरटी बता रही है। आल्दो जब कन्वर्जन आएंगे यू विल नेवर डू इट, तुमने तो एलईएच डालना है। लेकिन एक डिस्कशन चल रहा है, ज्ञान की बात चल रही है कि इंडस्ट्री में वो ये पसंद नहीं करते यूज करना, उसके बजाय वो पहले एस्टर बनाते हैं अल्कोहल का एंड देन रिड्यूस कर देते हैं। अच्छा देखो ना, जो अल्कोहल डाला होता है वो बाहर हो जाता है। सो दिस इज अ स्मार्टर वे आउट। कोई और सवाल? विनाड एजेंट से सभी अल्कोहल बनाए जा सकते हैं, और आपको पता है कहावत कहती है कि फॉर्मल्डिहाइड में विनाड एजेंट डालोगे तो बनेगा प्राइमरी अल्कोहल, एनी अदर एल्डिहाइड से बनेगा सेकेंडरी अल्कोहल, कीटोन से बनेगा टर्शियरी अल्कोहल। The first step is nucleophilic addition. This is very very important. जब हम एनसीईआरटी रीड कर रहे हैं तो हमारा फोकस उन चीजों पे है जिन पे हम ध्यान कम लगाते हैं, अदरवाइज तो इस एक्सरसाइज का कोई मीनिंग नहीं था। और आप देख रहे हो रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में इंस्टीट्यूट आ गया जेएसआर का, क्योंकि शायद ही कोई इंस्टीट्यूट होगा पूरी दिल्ली में जो ये एनसीईआरटी पढ़वाता होगा बैठ, चाहे फिजिक्स है चाहे वो केमिस्ट्री है। सो आपको समझना चाहिए जब ये क्लास हम लगा रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, तुम लोग भी बैठे हुए, व्हाट यू आर एबल टू, जो तुम शायद नहीं देख पाते थे अपने आप पढ़ के, मैं तुम्हें वो दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि दिस इज सुपर एक्चुअली। यहाँ से क्वेश्चन निकलता है कि जब हम ग्नार्ड एजेंट से अल्कोहल बनाते हैं, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? तो फर्स्ट स्टेप इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि आपको पता है पहला स्टेप एडिशन होता है, एल्डिहाइड या कीटोन में कार्बोनाइल ग्रुप होता है, और जब आप ग्रेनाड एजेंट डालते हो तो RMgBr आप डाल रहे हो। मैग्नीशियम आपको पता है कि मेटल है तो उस पर चार्ज पॉजिटिव आएगा, एल्काइल पे चार्ज नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब जब एडिशन होती है, आपको पता है ना, R हमेशा कार्बन के साथ लगता है और O के साथ लगता है MgBr। इसका मतलब ये R नेगेटिव जो कि न्यूक्लियोफाइल है आपका एक्चुअली, तो न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे ऐड हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहते हैं। जो चीज कार्बन पे आके जुड़ती है उससे रिएक्शन का नाम रखा जाता है, क्योंकि कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है, इसलिए इसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं। सेकंड स्टेप ऑब्वियसली हाइड्रोलिसिस इन द एडक्ट यील्ड टू अल्कोहल। एडक्ट क्या होता है, इज वेरी इंपॉर्टेंट, कई बच्चों को समझ में नहीं आता। एडक्ट इज सिंपली एडिशन प्रोडक्ट। एडक्ट इज ए जनरल नेम। कहीं भी अगर दो चीजें ऐड होके कोई इंटरमीडिएट सा बीच में बनता है उसे एडक्ट कहते हैं। एडक्ट की कराते हैं हाइड्रोलिसिस तो अल्कोहल बन जाता है। यू विल नोटिस दैट द रिएक्शन प्रोड्यूस प्राइमरी अल्कोहल विद मिथेनॉल, सेकेंडरी अल्कोहल विद अदर एल्डिहाइड, टर्शियरी अल्कोहल विद कीटोन। कहावत तो मैंने पहले ही बता दी। कोई सवाल? सर SN2 के ट्रांजिशन स्टेट को भी हम एडिक्ट बोल सकते हैं? क्या वो एडिशन से बनी? नो सर। बस फिर कोई और सवाल? फिनॉल इज आल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार बच्चों को ये एंड तक पता नहीं होता, हालांकि मेरे पैकेज में भी लिखा हुआ है। फिनॉल इज कमर्शियली प्रोड्यूस्ड इन लेबोरेटरी। फिनॉल प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेंजीन, वेरियस मेथड। पहला मेथड फिनॉल बनाने का आ रहा है फ्रॉम हेलोरीन डॉस प्रोसेस,
क्लोरोबेंजीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दिखाती, उसका सबूत है ये कि कितनी मुश्किल हो रही है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। सो दिस इज डॉस प्रोसेस, इससे हम लोग फिनॉल बना सकते हैं। सेकंड है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ओलियम क्या होता है आपको पता है, H2SO7। इंडस्ट्री में कई जगहों पे कॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड ना डाल के ओलियम डाल दिया जाता है। तो अपने आप को आप समझाओ ओलियम क्या है, ओलियम कॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड ही है। सो व्हाट वी गेट इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड, उसमें NaOH और हीट डालेंगे तो फिनॉल बनेगा। ऑर्डिनरी रिएक्शन है। डोजोनियम सॉल्ट में कैसे बनाते हैं आपको पता ही है, NaNO2HCl एश टेम्परेचर 273 केल्विन, इससे बनता है डोजोनियम सॉल्ट। और उसमें अगर आप उसको वार्म कर दो, उसको अगर आप हीट कर दो तो फिनॉल बन जाएगा। सो ये आपको आता है। क्यूमीन मेथड आपको पता ही है, बहुत मशहूर है। क्यूमीन इज कॉमन इंडस्ट्रियल नेम है, कॉमन नेम है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इसकी ऑक्सीडेशन पे पहले बनता है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका स्ट्रक्चर, इसके बारे में बातें। और इसकी हाइड्रोलिसिस पे बनता है एसीटोन, जो अगेन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इनमें से क्यूमीन मेथड पे क्वेश्चन निकलने का चांस ज्यादा रहता है। Alcohol phenol consists of two part, alkyl part and hydroxyl part. Property of alcohol phenol achieved because of which. बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो फिनॉल और अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कार्बन एटम बनने से बढ़ता है, क्योंकि वंडर वॉल बढ़ेगा। अल्कोहल बॉइलिंग पॉइंट घटेगा विद ब्रांचिंग। आपको पता है ब्रांचिंग से साइज छोटा हो जाता है। मतलब ये टिपिकली जब आप दो अल्कोहल कंपेयर करते हो तो आप वंडर वॉल कंपेयर करते हो। बार बार मैं आपको ये बात समझाता हूँ, अगर दो अल्कोहल दे रखे हैं तो आपने वंडर वॉल से फैसला करना है किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। तो जिस अल्कोहल में नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होंगे उसका मास ज्यादा होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। और जिस जिस अल्कोहल में ब्रांचिंग होगी, ब्रांचिंग से साइज छोटा होता है, वेंडर वॉल घटता है, तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। अल्कोहल फिनॉल आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं, ठीक है। इट इज टू नो दैट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल फिनॉल इज हायर देन other classes of hydrocarbon like ether, halogen, halorine, because ethanol and propane of comparable molecular masses, it is because of hydrogen bonding. तो alcohol phenol के boiling point ether से, halogen से, halorine से सबसे ज्यादा है। it is because of intermolecular hydrogen bonding. आप देख सकते हो ये अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट है 351, ये ईथर का बॉइलिंग पॉइंट है सिर्फ 248 और ये प्रोपेन का बॉइलिंग पॉइंट है विच इज ओनली 231। तो इससे हमें समझ में आ जाता है कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये जो लोअर अल्कोहल और लोअर फिनॉल होंगे जिनका मास कम होगा, ये पानी में घुल जाएंगे। सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन द साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप। लोअर अल्कोहल आर मिसिबल इन ऑल प्रोपोर्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। और साफ लिखा हुआ है अल्काइल ग्रुप हाइड्रोफोबिक होता है, जो मैं हमेशा आंसर में आपको लिखवाता था। यहां तक कोई सवाल? Alcohol are versatile compound. They react with nucleophile, electrophile both. The bond between OH can be broken when alcohol react with a nucleophile. तो अगर अल्कोहल का रिएक्शन किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ कराते हो तो अल्कोहल का जो लोन पेयर है ये अपना लोन पेयर शेयर कर देती है। और अगर अल्कोहल का रिएक्शन करवाते हो और सामने कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज आती है तो इट एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, अपना लोन पेयर दे देगा। आपको पता है O पे चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा, वो प्लस चार्ज बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन छीन के बाहर निकालेगी। तो यहाँ पे OH बॉन्ड टूटा, फोकस करो। और अगर आप इसके सामने कोई गरीब लेकर आते हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज लेकर आते हो, तो आपको पता है दानियों में महादानी है ये प्रोटॉन के साथ अपना लोन पेयर शेयर कर लेती है। और जब ऐसा होता है तो फिर O पे चार्ज पॉजिटिव जब आता है तो फिर वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीन के बात बनती है। इसका मतलब CO बॉन्ड टूट जाता है। तो ये बहुत जबरदस्त बात दे रखी है, कम पढ़ाई है मैंने एक्चुअली, इतना स्पेसिफिकली कभी नहीं पढ़ाई। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर अल्कोहल के सामने कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज आती है जहां पे ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दे रही है, स्पेशली कार्बन के हिस्से को, इन दैट केस OH बॉन्ड टूटेगा। और अगर सामने प्रोटॉन ही आता है, प्रोटोनेशन, इन दैट केस CO बॉन्ड टूटता है, तो डिहाइड्रेशन हो जाती है, पानी का लॉस होता है, कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है। तो दो प्रकार के रिएक्शन अल्कोहल दिखाएगा, एक ऐसे रिएक्शन जिसमें OH बॉन्ड टूटता है और ऐसे रिएक्शन जिनमें CO बॉन्ड टूटता है।
तो वो कौन से रिएक्शन है जिनमें OH बॉन्ड टूटता है? वो है एसिडिटी के रिएक्शन। सो एडिशन ऑफ मेटल, आपको पता है सोडियम H+ को हटा के खुद लग जाएगा। एल्कोहल का ये रिएक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। कुछ भी नहीं है, आपको बस इतना ध्यान लगाना है कि कोई भी अगर आपने मेटल डाला एल्कोहल या फिनॉल में, तो बस H+ हट जाएगा, बाकी तो बैलेंस ही है। देखो आपको पता है कि सोडियम का चार्ज +1 होता है, तो एक ही O लगेगा, एक ही एल्कोहलिक पार्ट जुड़ेगा। लेकिन एल्यूमिनियम की वैलेंसी आपको पता है ना +3 होती है, तो तीन मॉलिक्यूल हैज टू अटैच। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये आनी चाहिए समझ में। इसके अलावा फिनॉल में NaOH डालने पे फिनॉक्साइड बनता है, जो कि सबूत है कि फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर। Above reaction show that alcohol phenols are acidic in nature. In fact, alcohol phenols are Bronsted acid. Bronsted acid कौन होते हैं? जो प्रोटॉन दे सकते हैं। So acidity of alcohol, the acidity of alcohol is due to the polar nature of OH. अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, जिससे OH बॉन्ड की पोलैरिटी घट जाएगी, OH बॉन्ड में तनाव घट जाएगा। डोनेटिंग ग्रुप लगे हो तो एसिडिटी घटती है, which decrease the acidic strength. प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल में आप देख सकते हो प्राइमरी अल्कोहल ज्यादा एसिडिक होंगे। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे एसिडिटी घटती जाएगी। अल्कोहल आर हाउएवर वीकर एसिड देन वाटर, ये बात हमेशा समझाई जाती है। अल्कोहल इतना वीक एसिड है कि पानी से भी वीक है। और आप देख सकते हो ये रिएक्शन यहाँ दिखाया हुआ है। दिस रिएक्शन शोज दैट वाटर इज ए बेटर प्रोटॉन डोनर than alcohol. Also, the above reaction, we know that alkoxide is a better proton acceptor than hydroxide. This suggests that alkoxide are stronger bases than ethoxide. Sodium ethoxide is a stronger base than sodium hydroxide. तो बड़े ज्ञान की बातें बड़े सस्ते में यहाँ पे ये भूल गए। दो चीजों की बात हो रही है, एसिड कौन स्ट्रॉन्ग है? तो कह रहे हैं कि पानी स्ट्रॉन्गर एसिड है, और जब ये प्रोटॉन दे देंगे तो कंजुगेट बेस बनेगा। ये लाइन मैंने आपको करा रखी है। वीक एसिड जो होते हैं, 11th की भी लाइन है वैसे ही, वीक एसिड के बेसिस स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो जो अगर एल्कोहल वीक एसिड था तो कंजुगेट बेस इसका स्ट्रॉन्ग है। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। The above reaction we note that alkoxide is a better proton acceptor than hydroxide, which suggests that alkoxide is a stronger base as compared to the hydroxide. तो अगर हमसे कहता है कि कौन अच्छा बेस है, NaOH या NaOCH3, तो बच्चा बोलता है NaOH, क्योंकि उसने वही सीखा होता है। बट द ज्ञान इज सोडियम इथॉक्साइड इज अ स्ट्रॉन्गर बेस एज कंपेयर टू NaOH। कोई सवाल? और देखो यहाँ क्या लिखा है, एल्कोहल एक्ट एज ब्रॉन्सेड बेसिस एज वेल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। और मुझे याद है क्वेश्चन में ये आया था, एल्कोहल कैन एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस। ये एसिडिक भी नेचर है, बेसिक भी नेचर है। एसिड की तरह बिहेव करते हैं H+ देकर, बेस की तरह बिहेव करते हैं H+ लेकर। H+ क्यों ले पाते हैं? क्योंकि इन पे लोन पेयर है। Then we have acidity of phenol, phenol with metal, sodium, aluminium, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन ये बताता है कि फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर। फिनॉल में जो OH ग्रुप है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ लगा हुआ है, and due to which the charge distribution of phenol molecule is deflected resonance hybrid. Phenol में resonance होती है। The reaction of phenol with the aqueous sodium hydroxide indicate that phenol is a stronger acid than alcohol water. Let us examine the compound. ठीक है। So phenol पानी में जाता है H+ देता है, alcohol पानी में जाता है H+ देता है। Due to the higher electron activity of sp2 कार्बन, क्योंकि sp2 कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फिनॉल में जो sp2 कार्बन है ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन छीनने का प्रयास करती है। दिस इंक्रीज द पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड, क्योंकि आपकी लाइन तो एक ही है। एनसीईआरटी तो हमेशा ये लाइन बोलता है, और आपको ये लाइन पढ़ने की आदत होनी चाहिए। एनसीईआरटी कहती है अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा तो पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड बढ़ेगा। तो किसी सेशन रीजनिंग में ये बात लिखी हुई आ सकती है। हम लोग आपको क्या सिखाते हैं, विड्रॉइंग ग्रुप लगे हो तो एसिडिटी बढ़ती है, विड्रॉइंग ग्रुप लगे हो तो प्रोटॉन जल्दी लॉस होता है। लेकिन वो एनसीईआरटी की टिपिकल रीजनिंग क्या है? पोलैरिटी बढ़ जाती है। एज अ रिजल्ट, in the increase of ionization of phenol alcohol, let us examine the solubility of alkoxide phenoxide. In alkoxide, negative charge स्टेबिलिटी ऑफ एल्कोक्साइड फिनॉक्साइड। तो आपको पता है कि कौन ज्यादा स्टेबल है? फिनॉक्साइड आयन में स्टेबिलिटी का कारण है रेजोनेंस।
ये नेगेटिव चार्ज बेंजीन में आ जाएगा, लेकिन एल्कोक्साइड में तो नेगेटिव चार्ज और बढ़ेगा। तो लिखा हुआ है इन एल्कोक्साइड द नेगेटिव चार्ज इज लोकलाइज्ड ऑन ऑक्सीजन। लुक एट दिस लैंग्वेज, वेरी इंपॉर्टेंट। एल्कोक्साइड में नेगेटिव चार्ज एक एटम पे टिका हुआ रहेगा, लोकलाइज। फोकस ऑन दिस वर्ड्स, लोकलाइज। और इन केस ऑफ फिनॉल बिकॉज ऑफ रेजोनेंस ये हो जाएगा डीलोकलाइज, ये चार्ज घूमेगा, जिससे स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो कवि उप पंक्तियों में ये कहना चाहता है कि फिनॉक्साइड में रेजोनेंस होती है और रेजोनेंस से स्टेबिलिटी बढ़ती है। फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल। एसिड कौन जो H+ दे, स्ट्रॉन्गर कौन जो जल्दी दे और प्रोटॉन देने के बाद जिसका कंजुगेट बेस स्टेबल हो। So although there is also charge decomposition of phenol, its resonance structure have charge separation due to which phenol molecule is less stable than phenoxide। देखो ये भी बड़ी कीमती बात है, मतलब सेल लगी हुई है। This is very important। कौन ज्यादा स्टेबल है, फिनॉल या फिनॉक्साइड? दोनों में रेजोनेंस है कहता है, बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है। तो वो कहता है कि इट इज रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैव चार्ज सेपरेशन। जब फिनॉल में रेजोनेंस होती है तो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, ये देखो ऐसे घूमता है, इसे कहते हैं चार्ज सेपरेशन। सबसे अच्छी बात क्या है फिनॉक्साइड में? फिनॉक्साइड में सिर्फ एक नेगेटिव चार्ज है, प्लस चार्ज कहीं पे आता ही नहीं। आप देखिए, ये देखो। तो वो कह रहा है कि ये अच्छी चीज नहीं है, खासकर ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आना भी अच्छी चीज नहीं होती, आपको ये भी पता है। और एनसीईआरटी वर्ड यूज करी है चार्ज सेपरेशन, दिस इज नॉट ए गुड थिंग। रेजोनेंस के बारे में ये कहा जाता है कि अगर प्लस या माइनस चार्ज बन रहा है तो वो कंसेक्यूटिव एटम पे बनना चाहिए। चार्ज सेपरेशन का मतलब होता है कि प्लस चार्ज कहीं बन रहा है, माइनस चार्ज कहीं बन रहा है। अगर आप फिनॉल में देखो तो व्हाट इज हैपनिंग, फिनॉल में रेजोनेंस हुई, ओ पे चार्ज पॉजिटिव आ गया, ठीक है, यहाँ पे चार्ज नेगेटिव आ गया। नाउ लुक एट दिस, दिस इज कॉल्ड चार्ज सेपरेशन, क्योंकि प्लस और माइनस कंसेक्यूटिव एटम पे नहीं है बल्कि एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। ये बात भी मैंने कभी डिस्कस नहीं करी है। सो फिनॉल मॉलिक्यूल इज लेस स्टेबल एज कंपेयर टू फिनॉक्साइड। कोई सवाल यहाँ पे? Phenoxide is a stronger base than alkoxide. फिनॉक्साइड इज अ स्ट्रॉन्गर बेस, क्योंकि ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है। The presence of electron withdrawing group such as nitro enhance the acidic character. This effect is more pronounced at ortho and para position due to the effective delocalization of negative charge. On the other hand, electron releasing group अगर लगे हो तो वो एसिडिटी को घटाते हैं। क्रिसॉल जैसे एग्जांपल है, फिनॉल से कम एसिडिक है। ये वैल्यूज दे रखी हैं जी, और मैं हमेशा कहता हूँ वैल्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्थो, मेटा और पैरा का मुकाबला आपके सामने। सो पीके जितना कम होता है उतना स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। तो बहुत थोड़े मार्जिन से, मतलब 7.1 7.2, बहुत थोड़े मार्जिन से ऑर्थो पैरा वाला स्ट्रॉन्गर एसिड है, फिर ऑर्थो वाला और फिर मेटा वाला। क्रिसॉल में अगर आप देखो तो लगभग सेम एसिडिक स्ट्रेंथ आ रही है ऑर्थो, मेटा एंड पैरा पोजीशन। ये भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो। इथेनॉल का आप देख सकते हो पीके बहुत ज्यादा है, जो ये दर्शाता है कि फिनॉल जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्गर एसिड है एज कंपेयर टू अल्कोहल। लिखा भी हुआ है फिनॉल इज मिलियन टाइम्स मोर एसिडिक देन इथेनॉल। तो ये भी क्वेश्चन निकल सकता है कि फिनॉल अल्कोहल के मुकाबले कितने गुना स्ट्रॉन्गर एसिड है, तो मिलियन टाइम्स है। एल्कोहल एंड फिनॉल रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फॉर्म एस्टर। एल्कोहल में एसिड डालोगे तो बनेगा एस्टर, एल्कोहल में एसिड एनहाइड्राइड डालोगे तो बनेगा एस्टर, एल्कोहल में डालेंगे एसिड क्लोराइड तो बनेगा एस्टर। रिएक्शन रिवर्सिबल है, उनको बैकवर्ड ले जाने से रोकने के लिए भी काफी कुछ किया गया है। The reaction with carboxylic acid and anhydride is carried out in the presence of small amount of कॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड। क्योंकि रिएक्शन रिवर्सिबल होता है और रिएक्शन बैकवर्ड ना जाए तो कॉन्ग सल्फ्यूरिक डाल देते हैं, बिकॉज हमें पता है कॉन्ग सल्फ्यूरिक तो वैसे ही प्यासा है, जन्मों का प्यासा है। तो कॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन को बैकवर्ड ले जाने से रोकता है। वेरी इंपॉर्टेंट असर्शन रीजनिंग आ गया। Reaction with acid chloride is carried out in the presence of base to neutralize HCl। आपको पता है ये रिएक्शन भी रिवर्सिबल है, और यहाँ पे पायरिडीन डालते हैं, पायरिडीन बेस है, वो HCl को पकड़ लेती है जिससे रिएक्शन बैकवर्ड नहीं जा पाता। इंट्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल ग्रुप टू अल्कोहल और फिनॉल इज कॉल्ड एज एसिटाइलेशन। तो अगर फिनॉल की बात करो
हाइड्रोजन चला गया, उसकी जगह पे CO CH3 लग गया, दिस इज एसिटाइलेशन ऑफ फिनॉल, एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड प्रोड्यूस एस्पिरिन। तो ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सैलिसिलिक एसिड में अगर आप करवाते हो एसिटाइलेशन, तो ये पैराग्राफ आप देख रहे हो, इनको कहीं पॉइंट में लिख लेना चाहिए आपको। जब आपको दिखता है कि एक पैराग्राफ में सर ने काफी सारी चीजों को मार्क कर दिया है, इट इज इम्पोर्टेंट कि उनको हम अलग करके लिख लें। एस्पिरिन आपको बताइए बहुत ही फेमस है, नाल्जेसिक पेन किलर है। इसके बाद आ रहा है रिएक्शन ऑफ CO ग्रुप, तो रिएक्शन ऑफ हैलाइड, एल्कोहल में अगर आप एसिड डालोगे तो एल्काइल हैलाइड बनेगा, OH हट जाएगा, Ca लग जाएगा। डिफरेंस इन द रिएक्टिविटी ऑफ 3 क्लासेस ऑफ एल्कोहल लुकास टेस्ट का आधार बनता है। एल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन लुकास रिएजेंट, कॉन्क HCl और जिंक क्लोराइड की कॉम्बिनेशन को लुकास रिएजेंट कहते हैं, आपको पता ही है। while their halide are immiscible and produce turbidity, तो बड़ा साफ स्पष्ट भाषा में कह रहा है एल्कोहल सॉल्युबल है लुकास रिएजेंट में, पर जैसे ही एल्कोहल एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट होते हैं, एल्काइल हैलाइड इमिसिबल है और दे प्रोड्यूस टर्बिडिटी। सो टर्शियरी अल्कोहल में टर्बिडिटी आती है इमीडिएटली, और प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल में टर्बिडिटी, प्राइमरी अल्कोहल में टर्बिडिटी नहीं आती है एट रूम टेम्परेचर, नॉट प्रोड्यूस एट रूम टेम्परेचर, वेरी इंपॉर्टेंट। फॉस्फोरस हैलाइड के रिएक्शन हम कर चुके हैं। डिहाइड्रेशन आपको पता है, अल्कोहल में डिहाइड्रेशन कराओगे तो एल्कीन बनेगा। कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, एनहाइड्रस, जिंक क्लोराइड, एल्यूमिना, 4 ऑप्शन दे रहा है आपको। सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, एल्यूमिना Al2O3, जिंक क्लोराइड, ये सारे डिहाइड्रेटिंग एजेंट हैं। इनमें से कोई भी आप यूज कर सकते हो। अल्कोहल में सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं और एल्कीन बनती है, जिस कार्बन पे OH लगा होता है उसके साथ वाली कार्बन से H निकल जाता है। फॉस्फोरिक एसिड की स्ट्रेंथ 85% रखनी पड़ेगी आपको अगर आपका एल्कोहल सेकेंडरी है। अगर आपका एल्कोहल टर्शरी है तो आपको इसकी स्ट्रेंथ और टेम्परेचर दोनों कम रखनी पड़ेगी। ये रिएक्शन हमें ये बताता है कि टर्शरी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन फास्टर होती है देन सेकेंडरी देन प्राइमरी, और इसकी वजह है कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी। टर्शियरी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन सबसे फास्ट है बिकॉज टर्शियरी अल्कोहल फॉर्म टर्शियरी कार्बोकेटाइन व्हिच इज स्टेबल एंड रिएक्टिव। इसके मैकेनिज्म के स्टेप्स हैं, फर्स्ट स्टेप है प्रोटोनेशन, सेकंड स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन बाय डिहाइड्रेशन, और थर्ड स्टेप है एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन टू गिव यू एल्कीन। स्टेप्स कम से कम याद रखो। ऑक्सीडेशन, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन आप करवा सकते हो। Such cleavage of formation of bond occur in oxidation reaction is called as dehydrogenation reaction, as it involves the loss of hydrogen depending upon the oxidizing agent. Primary alcohol is oxidized to aldehyde and which can in turn oxidize to carboxylic acid. So primary alcohol के oxidation से aldehyde बनता है, aldehyde further oxidize कर सकते हैं carboxylic acid में। Strong oxidizing agent use करोगे like potassium परमैंगनेट तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। CrO3 एनहाइड्रस मीडियम में यूज करोगे तो एल्डिहाइड बनेगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। CrO3 यूज करते हो एनहाइड्रस कंडीशन में तो प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनेगा, कराया वैसा था आपको। और अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। A better reagent for oxidation of primary alcohol, better reagent is PCC, याद रखो ये बात, better reagent is PCC। तो मैंने हमेशा ये यूज करवाया है, इससे प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होती है। और इसमें कभी ये भी कहना चाहता है कि देखो डबल बॉन्ड को कोई फर्क नहीं पड़ा, तो PCC अल्कोहल को तो ऑक्सीडाइज करता है लेकिन वो एल्कीन को नुकसान नहीं पहुंचाता। सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कराई जाती है CrO3 से, तो कीटोन बनता है। टर्शियरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होती है। Under strong condition, strong oxidizing agent came for high temperature cleavage of CC bond take place and the mixture of carboxylic acid is formed। ये हमने कराया नहीं है, ना हमने इसको कभी देखा है, इसको हमने स्टडी नहीं किया, ना हम करते हैं। When the vapors of primary और secondary alcohol are passed over heated copper, आपको पता है copper 573, तो dehydrogenation take place। प्राइमरी अल्कोहल से बनेगा एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल से बनेगा कीटोन, और टर्शियरी अल्कोहल से बनेंगे एल्कीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी, रिएक्शन है, आने के पूरे चांस है। Biological oxidation of methanol and ethanol in the body produce the corresponding aldehyde by acid. At times,
एल्कोहलिक बाय मिस्टेक ड्रिंक इथेनॉल मिक्स्ड विद मिथेनॉल। अब याद करो ये 2-3 उसके अंदर आया है assertion रीजनिंग में, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। assertion रीजनिंग में 2-3 मेरे पैकेजेस के अंदर ये क्वेश्चन आया है कि मिथेनॉल जहरीली शराब होती है। आप कई बार सुनते हो जहरीली शराब पी के 4 मरे 3 घायल। तो व्हाट हैपेंस, व्हाट इज जहरीली शराब? तो इथेनॉल अगर आप पी रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप गलती से मिथेनॉल पी गए जो कि सस्ती होती है, इसलिए नकली शराब के हिसाब से बिक जाती है। सो एट टाइम एल्कोहलिक, नशेड़ी, देख रहे हो तुम्हें पहली बार नाम दिया गया है, दिस इज नशेड़ी। तो जेएसआर में तुम्हारे लिए पदवी यूज की जाती है कि जेएसआर में नशेड़ी पढ़ते हैं। इसकी इसकी इंग्लिश लिखी है, देखो इंग्लिश एल्कोहलिक। तो कई बार नशेड़ी नशे में इथेनॉल की जगह पे मिथेनॉल पी जाते हैं। और फिर इन द बॉडी ये क्वेश्चन आया था, मिथेनॉल इज ऑक्सीडाइज फर्स्ट टू मिथेनॉल एंड देन टू मिथेनोइक एसिड व्हिच कॉज ब्लाइंडनेस एंड डेथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप नकली शराब पी गए तो आपकी बॉडी में पहले एल्डिहाइड बनेगा, उसके बाद बनेगा एसिड, और ये जो फॉर्मिक एसिड है ये नर्वस सिस्टम को ध्वस्त कर देता है, नॉर्मली ब्लाइंडनेस और डेथ। A methanol poisoned patient is treated with giving intravenous fusion of dilute ethanol। देखो इलाज भी दिया हुआ है और आज तक कहीं क्वेश्चन देखा नहीं पैकेज में हम लोगों ने। देखो नई डिस्कवरी हो रही है। दिस इज फर्दर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब आपने देख लिया एक पैराग्राफ में इतने मॉडर्न लग गए हैं, तो इसको भी पॉइंट में लिख लेना, नशेड़ियों, एल्कोहलिक्स। सो मिथेनॉल किसी को अगर पॉइजनिंग हो जाती है तो कहता है उसे इंट्रावीनस सॉल्यूशन चढ़ाए जाते हैं इथेनॉल के। द एंजाइम रिस्पांसिबल फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ formaldehyde to acid is swammed, allowing the time for kidney to excrete methanol। तो वो कह रहा है कि जब आप इथेनॉल डाल देते हो तो वो एंजाइम जो फॉर्मेल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर रहा होता है, अब वो इथेनॉल को ऑक्सीडाइज करेगा, जिससे किडनी को टाइम मिल जाता है मिथेनॉल को बॉडी से बाहर निकालने। इथेनॉल का सॉल्यूशन चढ़ाया जाता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन, उस पेशेंट को जिसने नकली शराब पी ली है। इथेनॉल जब उसके ब्लड में जाता है तो वो मिथेनॉल की ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट कर देता है। मिथेनॉल की ऑक्सीडेशन से जो फॉर्मिक एसिड बनता है उसको रोक देता है, क्योंकि इथेनॉल ज्यादा आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है। इन द मेन टाइम आपका खून जो किडनी से जब पास हो रहा होता है तो बॉडी मिथेनॉल को निकालना शुरू कर देती है। तो मिथेनॉल ऑक्सीडाइज ना हो इसके लिए नशेड़ी को और इथेनॉल उसके खून में चढ़ाया जाता है। कोई सवाल? सर नकली के लिए मतलब असली चढ़ा दी। है, देखा? ये तूने सही बात बोली है, नकली शराब पी दी और असली चढ़ा दी। गजब। कोई और सवाल? तो ये वो डिस्कवरीज हैं जो एनसीईआरटी पढ़ के होती है। हमें लगता है पता नहीं कहाँ से पेपर बन रहा है। आज भी देखो, आज इसमें कितना पोटेंशियल है, कल को बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन आ जाए, हमें लगेगा पता नहीं कहाँ से आ गया, और देखो एनसीईआरटी में दे रखा है। रिएक्शन ऑफ फिनॉल इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। फिनॉल में आपको पता है बेंजीन रिंग होती है, और जिसमें बेंजीन होती है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है। OH ग्रुप एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है, आपको पता है, टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। बेंजीन के मुकाबले फिनॉल में रिएक्शन जल्दी होता है। इसके अलावा आपको पता है कि फिनॉल ऑर्थोमेरा डायरेक्टर है, और कॉमन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन टेक प्लेस इन फिनॉल। नाइट्रेशन जब कराते हैं आपको पता है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डालने पे ऑर्थोमेरा बनता है, और डाइल्यूट भी डालना है, टेम्परेचर भी लो रखना है। ये दिखाता है कि नाइट्रेशन कितनी आसानी से हो रही है। नाइट्रिक एसिड हम लोग डाल रहे हैं, डाइल्यूट भी डाल रहे हैं। सो डाइल्यूट डालना है और टेम्परेचर भी कम रखना है, तो ऑर्थोपैरा प्रोडक्ट बनेगा। ऑर्थोपैरा आइसोमर्स कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जबरदस्त। सो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल को अलग करने का तरीका भी आपको बताया जा रहा है। आपको बताया जा रहा है कि इसके लिए आप करोगे स्टीम डिस्टिलेशन, क्योंकि आपको पता है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो होता है वो स्टीम वोलेटाइल है बिकॉज ऑफ इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और मैंने हमेशा इस पे बहुत फोकस किया है, और ये आप लोगों को होपफुली आता भी है।
आपको सिखाया गया था ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल के बारे में 3 बातें हैं। बॉइलिंग पॉइंट कम है, सॉल्युबिलिटी पानी में कम है, वोलेटिलिटी ज्यादा है, हाईली वोलेटाइल। लिखा हुआ है विद कॉन्ग नाइट्रिक एसिड फिनॉल इज कन्वर्टेड टू 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, जिसे कहते हैं पिक्रिक एसिड। नाउअडेज पिक्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड, आपको बताया था आजकल पिक्रिक एसिड कैसे बनाया जाता है। पिक्रिक एसिड में पहले करवाते हैं सल्फोनेशन और उसके बाद हम लोग करवाते हैं नाइट्रेशन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पैकेज में कवर्ड है। ये इसलिए कराते हैं ताकि सल्फोनिक एसिड फिनॉल पे लग जाए जो फिनॉल की ऑक्सीडेशन को रोकता है। फिनॉल में ब्रोमीन डालेंगे तो डिफरेंट चीजें आती हैं। अगर आप ब्रोमीन डाल रहे हो इन द नॉन पोलर सॉल्वेंट एट लो टेम्परेचर, इन दैट केस ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनते हैं। द यूजुअल हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन के लिए हम लोग नॉर्मली FeBr3 डालते हैं, लुइस एसिड। लेकिन फिनॉल के केस में कोई लुइस एसिड डालने की जरूरत नहीं है। In case of phenol, the polarization of bromine molecule take place even in the absence of nucleic acid. It is due to highly activating nature of OH group. Assertion reason. So normally जब हम लोग ब्रोमिनेशन करवाते हैं तो आपको पता है FeBr3 ऐड करते हैं साथ में, वो कह रहा है। लेकिन अगर आप फिनॉल में रिएक्शन करवा रहे हो तो आपको FeBr3 डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिएक्शन पहले से ही सुपर फास्ट है। फिनॉल अपने आप ब्रोमीन को आयोनाइज करा लेगा, फिनॉल अपने आप Br2 को तोड़ के इलेक्ट्रोफाइल बनवा लेगा। तुम्हें FeBr3 इस काम के लिए डालने की जरूरत नहीं है। फिनॉल की ब्रोमिनेशन अगर पानी से करोगे तो व्हाइट पीपीटी बनेगा, विच इज 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। दिस इज इंपॉर्टेंट कि ये व्हाइट पीपीटी है। कोई सवाल? सर CH Cl3 और CH2 सेम रिएक्शन दिखाते हैं बेटे नॉन पोलर फिनॉल सॉल्वेंट के है साथ। ना, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है बेटे, वो सॉल्वेंट है, वो रिएक्शन नहीं दिखाना उसको। कार्बन डाइसल्फाइड, क्लोरोफॉर्म, CCl4, इनमें से कुछ भी यूज किया जा सकता है। ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। इनमें Br2 घोलने, इनका काम सिर्फ Br2 को घोलना है। ब्रोमीन कभी भी डायरेक्टली यूज नहीं होती। हमेशा ब्रोमीन या तो पानी में घोल के यूज कर सकते हैं, या हम उसको किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे क्लोरोफॉर्म, कार्बन डाइसल्फाइड में घोल के यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो रोल ऑफ सॉल्वेंट है वो रिएक्शन नहीं है। यहाँ पे सॉल्वेंट का काम है सिर्फ ब्रोमीन को घोलना। कोई और सवाल? कॉल रिएक्शन आपको पता है, इसके बिना पेपर नहीं बनना। तो फिनॉक्साइड आयन जनरेटेड बाय ट्रीटिंग विद फिनॉल सोडियम हाइड्रोक्साइड इवन मोर रिएक्टिव। देखो लिखा हुआ है फिनॉक्साइड आयन और ज्यादा रिएक्टिव होती है towards aromatic substitution reaction. This is very important. Hence undergo electrophilic reaction with carbon dioxide, जो कि एक weak electrophile है, very important. CO2 एक बहुत ही कमजोर इलेक्ट्रोफाइल है, फिर भी फिनॉक्साइड आयन इज एबल टू रिएक्ट विद इट। इसीलिए आपको पता है कॉल्ब और RTR में सबसे पहले फिनॉल में बेस डाल के उसे फिनॉक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है। फिनॉक्साइड फिनॉल से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है। ये देखो, ये फिनॉल है, ये फिनॉक्साइड है। तो क्योंकि फिनॉक्साइड में माइनस चार्ज है ऑक्सीजन पे, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे और जल्दी अटैक करेगा। फिनॉल में डालते हैं क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और एल्डिहाइड ग्रुप लगता है ऑर्थो पोजीशन पे, और इसे कहते हैं रीमन रिएक्शन। ठीक है जी, ये इसका इंटरमीडिएट है। हर चीज इंपॉर्टेंट होती है, सर एल्डिहाइड बनता है। ठीक है, कर रखा है आपने सारा। ये फिनॉल में डालेंगे जिंक डस्ट प्रोडक्शन हो जाएगी, ऑक्सीजन छीन के भाग जाएगा, बेंजीन बन जाएगी। फिनॉल की ऑक्सीडेशन अगर क्रोमिक एसिड Na2Cr2O7 सल्फ्यूरिक एसिड से कराई जाती है, तो इन दैट केस वो कह रहा है कंजुगेटेड डाई कीटोन फॉर्म होते हैं। ये लाइन कभी भी सिखाई नहीं मैंने आपको। किसी बच्चे को पता है व्हाट इज कंजुगेशन? बोलो एल्कोहलिक्स, व्हाट इज कंजुगेशन? Movement of pi electrons. No. Continuous Movement of availability of electron p flux. orbital. हाँ? No. अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड को बोलते हैं कंजुगेशन। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड एज कंजुगेशन।
सो वो कह रहा है कि बेंजोक्विनोन बनता है जिसका नाम है, जिसको कहते हैं कंजुगेटेड डाइकीटोन। यू कैन सी इसमें 2 कीटोनिक ग्रुप है एंड इसमें कंजुगेशन भी है। ये एक डार्क कलर्ड कंपाउंड है, ये डार्क कलर्ड कंपाउंड है, इसे क्विनोन कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। कमर्शियली इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से तो ये कट गए हैं सिलेबस से, हालांकि मैंने करा दिए थे आपको ये, बट यूजेस और कमर्शियली इंपॉर्टेंट एल्कोहल सिलेबस से कटे हुए। ईथर, एल्कोहल अंडरगो डिहाइड्रेशन प्रेजेंस ऑफ प्रोटिक एसिड। एल्कोहल की डिहाइड्रेशन से ईथर बनता है, और आपको पता है इसमें टेम्परेचर चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर 443 रखोगे तो एल्कीन बनेगी, 413 रखोगे तो ईथर बनेगा। लिखा हुआ है डाइथाइल ईथर हैज बीन यूज्ड वाइडली एज ए इनहेलेशन एनेस्थेटिक। It is due to its slow effect and unpleasant recovery period. It has been replaced as a anesthetic by other compound. तो कह रहा है एक जमाने में डाइथाइल ईथर को एज ए एनेस्थेटिक यूज किया करते थे। ऑपरेशन से पहले पेशेंट को बेहोश करने के ये काम आता था, लेकिन आगे जाके इसको यूज करना हमने बंद कर दिया, क्योंकि इसकी एक तो स्मेल अच्छी नहीं थी, दूसरा इसमें पेशेंट को होश आराम से नहीं आता था। अनप्लीजेंट रिकवरी पीरियड, आराम से वो रिकवर नहीं करता था पेशेंट। इंफॉर्मेशन है। फॉर्मेशन ऑफ ईथर इज ए न्यूक्लियोफिलिक SN2 रिएक्शन से ये रिएक्शन होता है। सबसे पहले अल्कोहल में H+ आता है विच इज प्रोटोनेशन। तो फर्स्ट स्टेप है प्रोटोनेशन, सेकंड स्टेप है डिहाइड्रेशन। देखो पानी का लॉस हो रहा है, पानी का लॉस हो रहा है इसके अंदर, और जो दूसरा अल्कोहल था वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है, और लास्ट केस के अंदर आप देख रहे हो डी प्रोटोनेशन हो रहा है। इसमें जो दूसरा अल्कोहल है इट एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू गिव एल्कीन। The method is suitable for preparation of ether having primary alcohol only. आपको याद है अगर आप अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करके ईथर बनाना चाहते हो तो अल्कोहल प्राइमरी होना चाहिए, क्योंकि सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में आपको पता है कहीं ना कहीं एल्कीन बनने का चांस है। अदरवाइज द रिएक्शन फेवर फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। The reaction follows SN1 path when alcohol is secondary or tertiary, जिससे एल्कीन बनने का चांस रहता है। However, dehydration of secondary and tertiary alcohol to give corresponding ether is unsuccessful as elimination compete over substitution। इस भाषा को सीख लो। तो 2 सेकेंडरी अल्कोहल आपस में ईथर भी बना सकते हैं और 2 सेकेंडरी अल्कोहल एल्कीन भी बना सकते हैं। एल्कीन बनेगा एलिमिनेशन से, ईथर बनेगा सब्स्टिट्यूशन से। लैंग्वेज साफ लिखी हुई है, एलिमिनेशन कंपीट ओवर सब्स्टिट्यूशन। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई बायोमोलिकुलर डिहाइड्रेशन नॉट एप्रोप्रिएट फॉर प्रिपरेशन ऑफ इथाइल मिथाइल ईथर। इथाइल मिथाइल ईथर अगर आप बनाना चाहते हो तो आपको 2 अलग ईथर यूज करने पड़ेंगे, अल्कोहल यूज करने पड़ेंगे, और आपको याद है इसमें बनेंगे मल्टीपल प्रोडक्ट्स। So what we can get is multiple product। इसलिए अगर आप इथाइल मिथाइल ईथर बनाना चाहते हैं तो इट्स नॉट ए गुड मेथड। विलियमसन says it is important laboratory method in preparation of symmetrical and unsymmetrical ether। दोनों प्रकार के ईथर बनाए जा सकते हैं इससे, और ईथर कंटेनिंग substituted alkyl group secondary or tertiary may also be prepared। SN2 reaction involve, ठीक है, हमेशा मैं कहता हूँ कि विलियमसन is essentially SN2। Better results are obtained if alkyl halide is primary। बस इस पे फोकस करना है आपने, alkyl halide primary होना चाहिए, अदरवाइज फिर से वही है, elimination will compete over substitution, एल्कीन बन जाएगी। ये आपके सामने, अगर आपने टर्शियल alkyl halide यूज करा तो what you are going to get is alkene। This is very important। It is because alkoxides are not only nucleophile but also strong bases। They react with alkyl halide, undergo elimination। कथा का सार, विलियमसन के अंदर भी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड रखो। फिनॉल को भी ईथर में कन्वर्ट किया जा सकता है बाय एडिंग, पहले बेस डालो उसके बाद अल्काइल हैलाइड डाल दो, ठीक है, कोई स्पेशलिटी नहीं है।
Physical properties: CO bond of ether are polar and thus ethers have net dipole moment. The weak polarity of ether do not appreciably affect their boiling point, which is comparable to those of alkane. तो वो कह रहा है कि ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट में फर्क आ नहीं रहा है, आप देख सकते हो एल्कोहल ईथर और एल्केन के बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा फर्क नहीं है, जो ये दिखाता है कि ये बहुत ज्यादा पोलर नहीं है एंड इसीलिए इनके बॉइलिंग पॉइंट सेम है। ऑब्वियसली अल्कोहल से बॉइलिंग पॉइंट इनके कम है बिकॉज अल्कोहल में आपको पता है कि इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। मिसिबिलिटी ऑफ ईथर विद वाटर रिस्पांसिबल रिजेंबल विद अल्कोहल, बोथ इथॉक्सी इथेन एंड ब्यूटेन वन ऑल आर मिसिबल ऑलमोस्ट टू द सेम एक्सटेंट। तो कह रहा है कि अल्कोहल और ईथर पानी में लगभग सेम मात्रा में डिसॉल्व होते हैं क्योंकि दोनों ही पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना पाते हैं। So this is due to the fact that like dissolve like, ठीक है जी, अल्कोहल और ईथर दोनों ही पानी से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। यहाँ तक कोई सवाल? Cleavage of CO bond in ether. Ethers are best least reactive functional group. Ethers are least reactive functional group. Very important. The cleavage of CO bond ether take place under drastic condition with excess hydrogen halide. और आपके सामने अल्कोहल में अगर आप एसिड डालते हो तो ईथर में तो एक एल्काइल पार्ट का बनता है एल्काइल हैलाइड, दूसरे का बनता है अल्कोहल। और अगर आपका एसिड एक्सेस में हो तो वो भी एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपका HX एक्स्ट्रा हो तो जो अल्कोहल बनेगा वो भी एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। एल्काइल हैलाइड ईथर्स आर क्लीव्ड एट ऑक्सीजन एल्काइल बॉन्ड ड्यू टू स्टेबल। आपको पता है जब आप ये वाला ईथर तोड़ रहे हो तो ये वाला बॉन्ड तोड़ना मुश्किल है बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड करेक्टर, तो O और R का बॉन्ड टूटेगा जिससे फिनॉल बनेगा। ईथर्स विद टू डिफरेंट एल्काइल ग्रुप क्लीव्ड विद द सेम मैनर। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आपको पता ही है, HI बॉन्ड लॉन्गर डिसोसिएट फास्टर, तो HI स्ट्रॉन्गर एसिड है एज कंपेयर टू HCl और HBr। मैकेनिज्म हमने करा रखे हैं आपको इसके। However, when one of the alkyl group is tertiary, आपको याद है अगर tertiary ether तोड़ रहे हो तो SN1 take place. Now halogen will attack with the tertiary carbon जिससे बनेगा alkyl halide. It is because in step 2 departure of leaving group create more stable carbocation जो SN1 path follow करता है. In case of anisole phenyl मिथाइल फिनाइल ऑक्सोनियम आयन बन जाएगा और फिर से वही बात है कि जो बेंजीन और CO का बॉन्ड है ये तो टूटेगा नहीं, तो फिर अल्टीमेटली ये वाला बॉन्ड टूटेगा जिससे फिनॉल बनेगा। घूम के बाद सारी वही आ रही है। Therefore, DIC of iodide break OCH3 and CH3I is formed. Phenol do not react further क्योंकि आपको पता है फिनॉल का OH हटाना आसान नहीं होता। It do not undergo nucleophilic substitution. कभी क्या कहना चाहता है दोबारा देख लो, अगर आपके पास ये रिएक्शन आप करवा रहे थे, अगर आपके पास ये ईथर है और आपने HI डाला तो एक एल्काइल पार्ट का बन गया अल्कोहल और एक का बन गया एल्काइल हैलाइड। जो अल्कोहल बनता है वो भी एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि HI फालतू है। लेकिन अगर आप एरोमेटिक ईथर को तोड़ रहे हो तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ पे आपको पता है फिनॉल बनेगा और मिथाइल आयोडाइड बनेगा। अब ये फिनॉल HI के साथ फर्दर रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि OH यहाँ से हट नहीं सकता। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फिनॉल नहीं दिखाता बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड करेक्टर। एल्कोक्सी ग्रुप जो है वो ऑर्थोपैरा डायरेक्टर है। रेजोनेंस के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है ऑर्थोपैरा पोजीशन पे, जिससे आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थोपैरा पे अटैक करना पसंद करता है। ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है जिसका मतलब रिएक्शन जल्दी हो जाएंगे। अगर आप करवा रहे हो ब्रोमिनेशन तो इथेनॉइक एसिड यूज किया जाता है एज ए सॉल्वेंट। लिखा हुआ है इन द एब्सेंस ऑफ FeBr3 कैटलिस्ट। कैटलिस्ट नहीं डालना, एक्टिवेटिंग ग्रुप चल रहा है, कैटलिस्ट की कोई जरूरत नहीं है। 90% यील्ड होती है पैरा आइसोमर की, जो आपने देखा था एनसीईआरटी ने स्पेशली मेंशन किया था कि ऑर्थो वाला माइनर बनता है, ये बात याद रखना। फिल्ड ग्राफ रिएक्शनों में भी कोई दिक्कत नहीं है।
ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनते जाएंगे, पैरा वाला हमेशा ज्यादा बनेगा। नाइट्रेशन में कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है, कुछ स्पेशल नहीं। समरी पढ़ लेते हैं। अल्कोहल फिनॉल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रॉक्सिल ग्रुप अकॉर्डिंग टू द हाइब्रिडाइजेशन। sp3 और sp2 ठीक है जी। ethers are classified on the basis of group attached. Alcohol may be prepared by hydration of alkene in the presence of an acid या hydroboration oxidation। कार्बोनाइल कंपाउंड से बना सकते हैं, रिडक्शन करके, ग्रेनाड एजेंट डाल के फिनॉल बनाया जा सकता है सब्स्टिट्यूशन से, जैसे डॉस प्रोसेस, हेलोजन एटम ऑफ हेलोरीन से, सल्फोनिक एसिड से, और डाइजोनियम सॉल्ट में पानी डाल के, इंडस्ट्रियली क्यूमीन से। एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है हाइड्रोकार्बन के मुकाबले बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एल्कोहल फिनॉल और एसिडिक इन नेचर, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हो तो एसिडिटी बढ़ती है, हाइड्रोजन ग्रुप लगे हो तो घटती है। एल्कोहल अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद हैलोजन हाइड्राइड हैलाइड। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल गिव्स एल्कीन। ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल से बनता है एल्डिहाइड, अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रांग हो तो बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकेंडरी अल्कोहल से बनता है कीटोन, टर्शियरी ऑक्सीडाइज होता नहीं है। प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप इन द फिनॉल एक्टिवेट the benzene ring and direct the incoming group to orthopara। रीमन रिएक्शन में फिनॉल सैलिसिल्डिहाइड बनाता है और फिनॉल जनरेट फिनॉक्साइड आयन व्हिच इज इवन मोर रिएक्टिव देन फिनॉल। पीछे बढ़ा हुआ है इस लाइन पे। सो कॉल्ब रिएक्शन भी अल्कलाइन मीडिया में कराया जाता है। ईथर्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल और विलियमसन सिंथेसिस। The boiling point of ether resemble those of alkane while their solubility comparable to those। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है ईथर का एल्केन के बराबर है, ये मुझे लगता है कि बड़ी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि मेरे पैकेज में इस बात पे ज्यादा फोकस किया हुआ था कि ईथर पोलर होते हैं, इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा एल्केन से, लेकिन ये बार बार एक बात बोल रहा है, इस चीज को अच्छे से नोट रखना। और एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कोई सवाल नहीं? सर यहाँ पे एक ईथर के उसमें टॉपिक में एक लाइन आई थी कि अल्कोहल्स और ईथर लगभग सेम एक्सटेंट तक डिसॉल्व होते हैं वाटर में। सही बात है। पर सर अगर क्वेश्चन में आया तब तो हम अल्कोहल को प्रेफर करेंगे ना। नहीं, वो आपको बता रहा है अगर मोलर मास सेम है। इसमें एक टेक है, अगर आपके पास एल्कोहल और ईथर का मोलर मास सेम है लाइक दिस, नाउ दे हैव इक्वल सॉल्युबिलिटी, क्योंकि जो सॉल्युबिलिटी है वो ऑक्सीजन के कारण से बननी है और ऑक्सीजन दोनों में। ओके सर, मतलब अल्कोहल अगर ज्यादा मोलर मास हुआ तब तो ईथर हो जाएगा ज्यादा सॉल्युबल। बिल्कुल सही बात है। ओके सर। कोई और सवाल? सर तो अगर ईथर का मास ज्यादा होगा तो वो अल्कोहल से ज्यादा सॉल्युबल हो जाएगा उस पॉइंट पर। ईथर का मास ज्यादा होगा तो वो कम सॉल्युबल हो जाएगा। मास ज्यादा होने का मतलब हो गया एल्काइल ग्रुप बड़ा हो गया, और आपको पता है बड़ा एल्काइल ग्रुप वाटर सॉल्युबिलिटी में रुकावट है। ओके। ठीक है, इतना काफी है इस चैप्टर की रिकॉर्डिंग के लिए।